हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों रिवीजन सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 7, जिसमें मैं वन लाइनर लेकर आई हूँ आपके लिए। ये वन लाइनर दोस्तों ना सिर्फ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि टीजीटी पीजीटी या किसी भी स्टेट के अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस पूछा जाना है दोस्तों, तो वहाँ ये वन लाइनर आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए देखते हैं। पहली कोटेशन है, प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसने शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम और सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है रूसो ने। जन भागीदारी जन भागीदारी संस्कृति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है तत्कालीन साम्यवादी शासन से। आगे देखते हैं, स्कॉलर्स दिए हैं और ये दिया गया है कि वो किससे संबंधित हैं। तो सेबाइन संबंधित है ऐतिहासिक उपागम से, कैटलिन संबंधित है समाज वैज्ञानिक उपागम से, वहीं ली स्ट्रॉस संबंधित है दार्शनिक उपागम से, और ग्राहम वाला संबंधित है मनोवैज्ञानिक उपागम से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो ये है दोस्तों जीन ब्लॉन्डेल की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क किसकी पुस्तक है? तो ये फ्रांज फैनान की पुस्तक है दोस्तों। इसके बाद है वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना किसने करी है? तो वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना करी है माइकल सैंडल ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली कोटेशन है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। किसका कथन है दोस्तों? तो ये कथन है अरस्तू का। इसके बाद अगली कोटेशन है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया था परिषदीय आंदोलन के समय। अगर आपने पढ़ा होगा मध्य युग के बारे में दोस्तों, तो आपने वहाँ पे परिषदीय आंदोलनों के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पे क्या था, दो तलवारों का सिद्धांत था, जिसमें ये माना जाता था, तलवार क्या होती है? सत्ता की प्रतीक होती है, और ये माना जाता था कि एक सत्ता जो है वो राजा के पास में है और दूसरी सत्ता किसके पास में है? पोप के पास में है। ठीक है, ये पॉप नहीं है, पोप है। ठीक है, पोप के हाथ में है। तो वहीं पे परिषदीय आंदोलन में ये कहा गया था कि चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेमस कोटेशन है दोस्तों, ये है लास्टवेल की कोटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति जो उपयोगी है, ये उपयोगी लिखा है दोस्तों। आधुनिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति उपयोगी है। कहाँ पे उपयोगी है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। क्योंकि आपको पता होगा, आपने जो अनुपातिक पद्धति पढ़ी होगी दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, तो आपको पता होगा कि इसके लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन जो है होना चाहिए। बहुसदस्यीय निर्वाचन होना चाहिए, और बहुसदस्यीय निर्वाचन तभी हो सकता है जब बहुदलीय व्यवस्था हो। तो इसके लिए बहुदलीय व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में हर चीज़ रटने की नहीं है दोस्तों। आप चीज़ों को समझ के कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लंबे समय तक याद रखेंगे। और कुछ चीज़ें तो देखिए रटनी ही पड़ती हैं, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाजन आयोग महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से संबंधित है। श्री कृष्ण आयोग तेलंगाना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और सच्चर समिति मुस्लिम अल्पसंख्यक के से संबंधित है। ये फिर से दोस्तों एक बार बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर पूछ रहे जाते हैं कि ये समिति किससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि अंबेडकर समाज आंदोलन संबंधित है किस राज्य से? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिला था? तो ये उन्हें मिला था 1999 में। गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज में कितने चैप्टर्स हैं? तो ये हैं दोस्तों 20 चैप्टर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसे एक दशा और दिशा प्रदान की। किसका कथन है? लास्की का कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ दोस्तों, उसको तो आप एकदम याद ही रखिएगा, किसी कीमत पे मत भूलिएगा। अगला है, किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक संस्था बताया है? तो किसने बताया है? JS मिल ने बताया है। पर्यावरण संबंधित हरित दलों का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो नवीन सामाजिक आंदोलन से।
ठीक है। ये जो क्या था ना दोस्तों, जब पहले के आंदोलन थे उनको सामाजिक आंदोलन कह दिया गया, ठीक है। और जो अब बाद में आंदोलन हुए, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित हो गए, महिलाओं से संबंधित, इस तरीके के आंदोलनों को किस श्रेणी में रखा गया? तो इनको नवीन सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जेबी वॉटसन ने किया था। किसने किया था? जेबी वॉटसन ने किया था। राष्ट्रीय मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ठीक है। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। कौन कह रहा है? तो ये कह रहे हैं लासवेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारण करता है। कौन करता है दोस्तों? तो ये करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान दिया और उसे जनसमूह मास और संभव काडर दल बनाया। किसने बनाया? गांधी ने। यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था दोस्तों, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक है। आपको सभी को पता होगा कि जब ब्रिटेन जो था, जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जब वो हम पे रूल कर रहे थे, उसी समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ उस समय एक समूह का दल था, जिसमें कौन थे? समाज के पढ़े लिखे और अमीर लोग, एक तरीके से जो उच्च वर्ग था वो शामिल था। लेकिन इसे काडर यानी कि जन समूह का जो दल था, और सवर्ग काडर का मतलब पूरे जन समुदाय तक, जन जन तक किसने पहुंचाया? तो वो पहुंचाया महात्मा गांधी जी ने। जब ये आते हैं 1907 में, जब ये वापस आते हैं, और ये उसके बाद 1917 में वापस आते हैं, 1915 के आसपास ये वापस आते हैं दोस्तों। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, और फिर ये भारत की राजनीति में सक्रिय होते हैं और आंदोलन चलाते हैं। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है गांधी जी के बारे में, आप लोग को सब पता ही होगा कि किस तरीके से ये कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली कोटेशन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस कम हानिकारक है या अहानिकारक है। किसने कहा है? वेबर ने कहा है। एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन दोस्तों। सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय किसने करवाया? तो ये करवाया है बेंथम ने। सुखवादी दर्शन, ठीक है। बेंथम का आपने बेंथम के विषय में पढ़ा होगा दोस्तों। उपयोगितावादी विचारक हैं। इन्होंने सबसे पहले उपयोगिता का अपना जो कॉन्सेप्ट था वो दिया, और इसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य केवल दो शक्तिशाली स्वामियों के अधीन है। कौन कौन? एक है सुख और एक है दुख। वो कहते हैं कि इन दोनों के अलावा वो किसी और से शासित होता ही नहीं, ये दोनों ही उसे हर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी उपयोगितावाद को कई बार सुखवादी दर्शन भी कह दिया जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है। किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है हॉब्स ने, ठीक है। हॉब्स जो था वो भौतिकी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और उसने इसमें अपने सिद्धांत में इसे यूज़ भी किया। इसलिए उसने कहा है कि ये समस्त अस्तित्व है वो गतिशील क्या है? पदार्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली उभर कर आई है। मॉरिस डुवर्जर, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्गीकरण है वो बताया है, वो उनसे पूछा जा रहा है कि द्विदलीय प्रणाली किस में उभर कर आई है? तो ये आई है बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली में, ठीक है। एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत है। कौन सा है? तो कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। आगे देखते हैं, शक्ति पैसे की तरह किसने कहा है? टॉलकॉट ने कहा है। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है। किसने माना है दोस्तों? तो ये माना है अतुल कोहली ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, संवैधानिक सरकार है। संवैधानिक सरकार कैसी सरकार है? सीमित सरकार है, ठीक है। मतलब निरंकुश नहीं है पूरी तरीके से, जो कि जनता पर पूरी तरीके से उसका मतलब पूरी तरीके से उसको शोषित कर रही है, या पूरी तरीके से उस पर अपनी विचारों को थोप रही है। संवैधानिक सरकार हमेशा सीमित सरकार होती है। और सीमित सरकार का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था समझौतावादी विचारक लॉक ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत ये किसने दिया है? ये दिया है BS टर्नर ने। नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत दिया है BS टर्नर ने। आगे बढ़ते हैं।
किसने समाज के पारस्परिक फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना दी है? किसने दी है दोस्तों? तो ये दी है जॉन रॉल्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए, यह किसका कहना है? तो ये कहना है अमर्त्य सेन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एंटोनियो ग्रामशी से। और एंटोनियो ग्रामशी की कौन सी पुस्तक है दोस्तों? मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे देखते हैं। संघीय शब्द भारतीय संविधान में है, कहाँ पे है? तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, संघीय शब्द नहीं यूज हुआ है, बल्कि कहा गया है भारत एक संघों का संघ है। ठीक है, अगला देखते हैं। केंद्रीय सचिवालय किससे संबंधित है? विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय से संबंधित है। मंत्रिमंडल सचिवालय संबंधित है नीति के निर्माण से। नीति आयोग संबंधित है संसाधनों के आवंटन से। और वित्त आयोग संबंधित है सहायता अनुदान के निर्धारक सिद्धांत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति किसने कहा है? ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है माइनर वीनर ने। ठीक है, आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। अगला देखते हैं। गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता, क्या नहीं आता? तो धार्मिक जैसी बात उन्होंने अपने स्वदेशी में कहीं भी नहीं की है। धार्मिकता को उन्होंने धर्म में राजनीति को मिलाया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के बिना तो राजनीति बेकार ही हो जाएगी, उसका कोई औचित्य ही नहीं निकलेगा। लेकिन उन्होंने स्वदेशी के दायरे में धार्मिक को शामिल नहीं किया है। ठीक है, करगिल का युद्ध कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था मई से लेकर जुलाई 1999 तक। ठीक है, याद रखेंगे। आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक विध्वंसक का सिद्धांत है। ठीक है, इसमें आप आद विध्वंसक का सिद्धांत याद रखेंगे। किसको कहा है? उदारीकरण को। ठीक है, ये कहा है वालजर ने। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत सारी कोटेशंस होती हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सबको रटना याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसा एक कीवर्ड उसमें बना लीजिए। ठीक है, जैसे इस परिभाषा में हमने बना लिया कि अति विध्वंसक सिद्धांत बताया उदारीकरण को, किसने बताया? वालजर ने। तो इस तरीके से हम इसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आगे है। माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन कौन सा था? सैकड़ों फूल खिलने दो। ठीक है, उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था के प्राथमिक कार्य क्या है? तो हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण और राजनीतिक संचार। ठीक है, इसको आप सीक्वेंस में भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ना ये सीक्वेंस से लगाने के लिए भी आ जाते हैं। तो हित अभिव्यक्तिकरण यानी कि पहले क्या होगा, जो अपना हित होगा वो अभिव्यक्त किए जाएंगे कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर उनका संचयीकरण होगा, यानी कि उनको इकट्ठा किया जाएगा कि भाई क्या क्या चाहिए, शासन को देखना पड़ेगा। फिर राजनीतिक संचार जब पूरा हो जाएगा तो व्यवस्था में संचार की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित है दोस्तों। अगर आपने व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा होगा तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति पर्व में राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अनुमोदन का सिद्धांत। कौन सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों? अनुमोदन का सिद्धांत। भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल माना है। किसने माना है? लायन व सुमैन वुल्फ ने। ठीक है, लायन व सुमैन वुल्फ रुडोल्फ ने माना है। लास्ट देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, लास्ट नहीं है, एक और बचा है स्लाइड में। हाँ, तो पुरुषों व महिलाओं का लोक सेवाओं में सही समय पर पदोन्नति आवश्यक है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है फुलटन कमीशन ने, जो कि 1966 से 1968 तक जिसने काम किया था। और इसमें कितने मेंबर्स थे दोस्तों? तो इसमें 12 मेंबर्स थे, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। राजनीति विज्ञान की उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया है। किसने दिया है दोस्तों? तो लास्की ने दिया है। एक बार फिर से डबल स्टार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है, तो अनुनय विधियाँ शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है। ठीक है। क्लासिकल यथार्थवाद का प्रणेता कौन माना जाता है? तो थ्यूसिडाइड्स माना जाता है दोस्तों। ठीक है। और यथार्थवाद का कौन माना जाता है प्रमुख प्रवक्ता? यथार्थवाद, तो ये माने जाते हैं मॉर्गेनथाउ। ठीक है। और वहीं अगर हम नव यथार्थवाद की बात करें तो नव यथार्थवाद का कौन माना जाता है? तो ये माने जाते हैं केनेथ वाट्स। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग बीज शब्द जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? आशियान से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूजवेल्ट ने स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है। वाक, उपासना की स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है। ये किस धारणा से संबंधित है? तो ये निर्माणवाद से संबंधित है। अगली कोटेशन देखिएगा दोस्तों। किसी निश्चित सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणाओं के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। ये कथन किसका है? तो ये है मॉर्गेनथाउ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। विडनर का, एडवर्ड विडनर, जो कि विकास प्रशासन के प्रमुख प्रवक्ता है। एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषा। अगला देखते हैं। नौकरशाही सत्तावाद का प्रचार है। किसने ये किससे संबंधित है? सैनिक शासन से। आगे देखते हैं। विशिष्ट ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी किसने? सेकंड ARC ने। विशिल ब्लोअर्स कौन होते हैं दोस्तों? विशिल ब्लोअर्स वो होते हैं जो किसी गलत चीज़ को होते हुए उसके प्रति आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि जैसे जो रिट दायर करते हैं या फिर प्रशासन में किस तरह का भ्रष्टाचार देखते हैं तो उसकी शिकायत करते हैं, तो उसे विसिल ब्लोअर कहा जाता है। विसिल क्या होती है? सीटी, आम भाषा में समझे तो सीटी बजाने वाला, जो कि सबको मतलब बताए सीटी बजा के कि भाई कुछ गलत हो रहा है, उसको विसिल ब्लोअर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिर से एक बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, किसकी परिभाषा है? डिमॉक की। नौकरशाही महाद्वीपीय उपद्रव है, कार्लाइल का। मैं स्टार कर देती हूँ दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डबल स्टार का मतलब समझिए वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में कब उभरी है? तो 1964 में। जगन्नाथ राव समिति कब बनी है दोस्तों? तो ये बनी है 1971 में। और आप मुझे बताएंगे कि जगन्नाथ राव समिति किससे संबंधित है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो का लास्ट वन लाइन है दोस्तों। एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये व्यवस्था कब की गई? तो ये व्यवस्था की गई है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 में। अब किसी एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं ए हैं, तो इनको मान लीजिए आंध्र प्रदेश का भी बना सकते हैं। ठीक है, और उड़ीसा का भी बना सकते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य हो गए, छोटे राज्य हो गए, या यूटीज़ नहीं, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनका इस तरीके से दो राज्यों का एक ही राज्यपाल इस तरीके से बना दिया जाता है। और ये व्यवस्था कैसे की गई है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, मैं आपके लिए फिर से अगले वीडियो में और सारे वन लाइनर्स लेकर आऊँगी। आप यहाँ तक के वन लाइनर्स को दोस्तों, चाहे आपको 2 से 3 बार वीडियो देखना पड़े, उसको अच्छे से रट लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ही ज़्यादा देखने के बाद ये जो नोट्स बनाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हुए बनाए हैं। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नया वीडियो मैं जल्दी ही दोबारा लेकर आऊँगी दोस्तों, अगली क्लास पार्ट 8 इसका। ठीक है, तब तक आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए दोस्तों। क्या होता है ना, मैं भी पहले यही सोचती थी कि क्या होता है कि बार बार पढ़ने पे भूल जाते हैं, क्यों ऐसा होता है।
तो ये याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बार 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 रिवाइज़ कीजिए। या तो आप इनको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। लिखना तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप लिख नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास समय है, आपका एग्ज़ाम अभी दूर है, तो आप इन्हें लिख लीजिए। आप देख सकते होंगे कि मैंने भी हैंड रिटन ही लिखा है, क्योंकि याद करना जितना ज़्यादा याद लिख के होता है ना, उतना उस तरीके से याद नहीं होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे इस तरीके का कंटेंट और बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे, और आप लोगों को मैं इसी तरीके से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकूं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगले पार्ट के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करिए। नमस्कार दोस्तों।